हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई, कैसे चल रही है पढ़ाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सोशल साइंस की लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। वो महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखो, सिलेबस आपका दिगराज सर कवर करवा ही रहे हैं। हर एक चीज, चाहे हिस्ट्री होगी, सिविक्स होगी, ज्योग्राफी होगी, कुछ भी हो गया, हर एक चीज वो तुम्हारे दिगराज सर वहां पे कवर करवा रहे हैं। पॉइंट इज, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं पेपर में, प्रेजेंटेशन, पेपर में टाइम मैनेजमेंट, पेपर में किस तरह से लिखना है, कैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, वो सारा एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जो मेरे लास्ट 5 साल से मैंने देखा है कि बच्चे गलतियां करते हैं कि जब पेपर लिखने जाते हैं तो ये सिल्ली मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर अगर पूरे आने थे, सिलेबस पूरा आता था, हर एक क्वेश्चन उनको पूरा आता था, पर उसके बावजूद वो प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना, ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा। 2x पे देखो, जल्दी से देखो, फिर वापस जाके अपनी मैराथन में पढ़ाई करना शुरू करो और अपना एसएसटी का एग्जाम फोड़ के आना। देखो, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आजकल क्या है ना, मैं हर चीज डायरेक्टली लिखता हूं और जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं वो सारी चीजें लिखता हूं और आके तुम्हें डायरेक्टली बताता हूं उस पेपर से। सबसे पहली चीज, 15 मिनट का शुरू का जो रीडिंग टाइम है भैया, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। साइंस में तो हमने यूनिट्स वगैरह देखी थी, एसआई यूनिट्स वगैरह देखी थी। एसएसटी में क्या करें 15 मिनट में? एसएसटी में जो मेरे को लगता है, जितने मैंने टॉपर से बात करी, शुरू के 15 मिनट जो होते हैं ना, उसमें सारे एमसीक्यूज खत्म कर दो। भाई एमसीक्यूज में क्या है, रीड करना है, रीड करके आंसर दिमाग में लाना है। तो क्या करोगे, टिक करोगे तो मना कर रखा है कि भाई कोई भी रीडिंग टाइम में कुछ भी पेपर पे नहीं लिख सकता। तो नॉर्मल एक डॉट लगा दो बस, कि भाई जो भी तुम्हें सही ऑप्शन लग रहा है ना उस पर डॉट लगा दिया। पहले क्वेश्चन का सही क्या आंसर है, डॉट लगा दिया। दूसरे क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, डॉट लगा दिया। तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम तुम वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही पेपर शुरू हो, जल्दी जल्दी अपने आंसर शीट में लिखना शुरू कर दिया। तो पहली चीज, सारे एमसीक्यूज 15 मिनट में निपटा दो। दूसरी चीज, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी दिमाग में ला लो कि भाई क्या क्या आंसर, क्या क्या पॉइंट्स मैं इस केस बेस में लिख सकता हूं, लिख सकती हूं। वो सारी चीजें पहले ही 15 मिनट में कर लो, तो तुम्हारे 15 मिनट यूटिलाइज हो गए, पहले ही तुम सारे एमसीक्यूज करके बैठे हो। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों को कंफ्यूजन था कि भैया कौन सा सेक्शन पहले उठाएं। देखो, सबसे पहली चीज है एमसीक्यूज तुमने लिखी दी है भाई। 15 मिनट में तुमने आंसर सोच ही लिए थे, जल्दी जल्दी अपने आंसर शीट में लिख लिए। किस तरह से लिखते हैं वो आपको पता ही है, इस तरह से लिखते हैं ना अपने, कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जैसे ये लाइन होती है, फिर तुम लिखोगे मान लो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करके पूरा बी की जो स्टेटमेंट है वो लिख के और टिक मार देना कि भाई आंसर नंबर 1 जो है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी का ऑप्शन ये है। मतलब ऐसे मत छोड़ देना कि पहले का बी और दूसरे का जो आंसर सी है, ऐसे नहीं। जो ऑप्शन है वो पूरा ऑप्शन यहाँ पे वर्ड्स में लिखना, पूरा ऑप्शन यहाँ वर्ड्स में लिखना। तो ऑप्शन कौन सा है और वो क्या है वो आपको पूरा लिखना होता है एमसीक्यूज में। तो कौन सा सेक्शन पहले करें, ये क्वेश्चन आ रहा था। देखो, सबसे पहले तो एमसीक्यूज तुमने कर ही दिए है ना, एमसीक्यूज तो ऑलरेडी तुमने कर रखे थे, 15 मिनट में तुमने एमसीक्यूज लिख दिए। उसके बाद मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी क्लास 10th में, क्लास 9th में क्या करता था कि मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चंस पहले निपटाता था। क्यों निपटाता था, इसके पीछे रीजन है। देखो, जब हम पेपर को शुरू करते हैं ना तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है ना, बाद में जाते जाते वो खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। तो जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, पहला पॉइंट। शुरू शुरू में हमारा दिमाग ज्यादा वर्क करता है, तो हमें बड़े आंसर्स के लिए, बड़े वेटेज वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादा आइडियाज आएंगे, तो वो सारे आइडियाज तुमने उसमें लिखे। तो इसलिए सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जो मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन है उनको शुरू शुरू फ्रेश माइंड में अच्छे से लिख दो, तो उसमें पूरे के पूरे नंबर तुम्हारे पक्के हैं। तो मैं यही करता था, सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज वाले करे, फिर उससे कम वेटेज वाले, फिर उससे कम वेटेज वाले, फिर सबसे कम वेटेज वाले। इस तरह से मैं अपने सेक्शंस को करता था। ठीक है, ये हो गई बात कौन सा सेक्शन पहले करें। दूसरी चीज कि भैया जो आंसर्स हैं उसमें पॉइंटर्स में लिखना। ठीक है, एसएसटी के आंसर जो है पैराग्राफ से अच्छा रहता है कि आप पॉइंट्स में लिखो। जैसे मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के में तुमने 3 से 4 पॉइंट्स लाग दिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट तुमने लिख दिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 से 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स तुमने लिख दिए। तो इस तरह से पॉइंटर्स में लिखना क्वेश्चन को। और कोशिश ये करना, मेरी जान ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान लो तुम्हारे सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अब तुम्हें इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लो 8 पॉइंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 8 पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, पर तुम्हें 8 पॉइंट्स नहीं आते। मान लो हाइपोथेटिकली कि तुम्हें 8 पॉइंट्स याद नहीं आ रहे कि क्या 8 पॉइंट लिख सकता हूं, तुम्हें तो सिर्फ 3-4 पॉइंट्स याद आ रहे हैं। तो सबसे बढ़िया है कि वो 3-4 पॉइंट सबसे पहले लिख देना। ऐसा मत करना कि भाई देखो, कई बार हमें आंसर याद नहीं आता है, तो जितना याद आ रहा है पहले उतना लिख दिया शुरू में ही, जिससे कि जब क्वेश्चन पेपर चेक करना शुरू करे टीचर तो उसको लगे हाँ यार ये पॉइंट सही है, पॉइंट सही है। उसके बाद अगर तुम्हें 2-3 पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड या फिर उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है वो आगे के 3-4 पॉइंट्स में लिख देना।
तो अगर कोई आंसर तुमसे नहीं हो पा रहा है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हो, तो जितने आते हैं वो अच्छे से शुरू में ही लिख देना, फिर बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरी लिख देना। शायद टीचर नंबर ना काटे, उसको लगे कि हाँ यार 4-5 पॉइंट तो उसने सही लिखे हैं, तो ये पूरा आंसर ही सही होगा। ये है क्या, कई बार काम आ जाता है, कई बार नहीं आता है, पर ये तरीका तुम अपना सकते हो। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, भैया यार मेरे को तो 8 पॉइंट्स आते नहीं है, भैया मेरे को तो 5 पॉइंट्स आते नहीं है, भैया मैं तो आंसर ही भूल गया। जितना याद आ रहा है उतना लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है सोशल साइंस में, इस बात को ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, जिस आंसर में जो आता है लिख के आना, भर भर के लिख के आना। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेना। जो बच्चे बहुत छोटे छोटे लिखते हैं ना कि भाई वो इतना 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 करके एक लाइन में 13-14 वर्ड्स लिख देते हैं, मेरी जान 8-8 वर्ड 7-7 वर्ड्स में एक लाइन खत्म कर। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा ले, पेपर भरा भरा दिखेगा तो टीचर को लगेगा हाँ यार बच्चे ने बहुत भरा हुआ है, तो नंबर ज्यादा देगा। तो फॉन्ट अपने बहुत छोटे मत रखना, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना। ये बात हो गई अपनी। हाँ जी, इसके अलावा जो तुम्हारी डेट्स वगैरह हैं, डेट्स हो गई, एनसीईआरटी के बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए, नोट्स हो गए, वो सारी चीज फ्री पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना। जैसे टाइमलाइन की मैंने बुकलेट बना रखी है कि भाई जितने भी सारी डेट्स हैं, जितने भी सारे ईयर्स हैं, वो एक फ्लो में, एक स्टोरी में मैंने लिख दी है। तो वो स्टोरी जो है वो मैंने यहाँ नीचे पीडीएफ में दे रखी है, उसको यूज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें दिगराज सर पे भरोसा रखो, बहुत बढ़िया करवाएंगे। पर फिर भी इसके अलावा तुम्हें नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी के बीच बीच में से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। देखो एनसीईआरटी की बुकलेट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एनसीईआरटी की बुकलेट है ये। तो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, एनसीईआरटी बुकलेट उठाई, हर पेज में से क्या क्वेश्चन बन सकता है मैंने लिख रखा है। जैसे मान लो ये पेज है, इस पेज में से क्या क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, और उसका आंसर नीचे हाईलाइट हो रखा है। तो एक बार तुम क्या कर सकते हो, मान लो अगले दिन पेपर है, मान लो परसों तुम्हारा पेपर है, तो रात को तुमने बैठ के एक बार ये पूरी की पूरी पीडीएफ ऊपर से गो थ्रू कर ली कि अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो तुमने डायरेक्ट वहां पे जाके लिख दिया। ठीक है मेरी जान, कोई आंसर तुम्हें छोड़ना नहीं है, सारी चीजें मैंने बताई दी है ना। नहीं आता है तो वो भी बता दिया, फॉन्ट साइज मैंने बड़ा वाला बता दिया, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज तुम्हें लिंक में दे दी है। टेंशन मत लेना, एसएसटी के एग्जाम में हर एक चीज दिगराज से तुम्हें बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, उन पर भरोसा रखना। 3-4 दिन जितनी भी मैराथन्स हैं उनको अच्छे से देख के जाना, सारी मैराथन्स को अच्छे से देख के जाना। सुबह 4 बजे जो मैराथन होती है उसका मतलब रिवीजन होता है। आजकल लोग क्या है ना, बहुत गलत उसको सोच रहे हैं कि भाई खाली 4 बजे से आ जाता है पेपर, लोग बोलते हैं 4 बजे से आ जाता है पेपर, ऐसा नहीं होता है मेरी जान। तुम्हें 3-4 दिन लगातार बैठ के पढ़ना होता है, जो मैराथन्स में हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना होता है, और उसके बाद सुबह 4 बजे उसकी रिवीजन होती है। लोगों को क्या है ना, कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ कुछ ऐसा मसाला मिल जाए कि बस यार लोगों को ना, इनको नेक्स्ट टॉपर्स वालों को परेशान करने लग जाए। मेरी जान, सुबह 4 बजे वाला जो सेशन होता है वो रिवीजन सेशन होता है, कि जितना भी पढ़ाया उसको एक बार क्विक रिकैप कर लें एग्जाम से जाने से पहले, जिससे कि अगर तुरंत कोई आंसर आ जाए, तुरंत कोई क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें दिमाग में आए अरे यार अभी 4 बजे पढ़ा था, तुरंत तुरंत तुम लिखना शुरू कर दो। ये मोटिव होता है सुबह 4 बजे वाली मैराथन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सुबह 4 बजे वाली मैराथन तुम्हारे दिगराज सर ले रहे होंगे, 2-3 घंटे में पूरा का पूरा चीज रिवाइज कर देंगे, उसको रिवाइज करके जाना, अच्छे से पेपर को फोड़ के आना। और उसके बाद मैथ्स के लिए टेंशन मत लेना, तुम्हारे शोभित भैया हैं, फोड़ के आएंगे मैथ्स का पेपर, ऐसा फोड़ के आएंगे कि भाई साहब 100/100 पक्के रहेंगे। इस तरह से मेहनत करेंगे, इस तरह से पूरे के पूरे गैप डेज में मेहनत करेंगे, जिससे कि हम 100/100 का गोल अचीव कर पाए। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारे शोभित भैया तुम्हारे साथ हैं 24/7, हर एक चीज में, हर एक क्षण में, हर एक वक्त में। खाली 10वीं में नहीं, 10वीं के बाद भी, वो तुम्हें पता चली गया है, 10वीं के बाद भी हम पढ़ा रहे होंगे। वो सारे बैचेस लाइव हैं नेक्स्ट टॉपर्स ऐप पे, तुम जाके देख सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं मैथ्स में, बाय बाय।